पिछले लेक्चर में हमने एसी सर्किट के एक एग्जाम्पल को नोड एनालिसिस और मेश एनालिसिस का यूज करके सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और एग्जाम्पल 2 हम अब डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 2, डिटरमाइन द नोड वोल्टेज एट पॉइंट 1 एंड 2 यूजिंग नोड एनालिसिस। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो दिया गया सर्किट है, इस सर्किट में पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर कितना नोड वोल्टेज है, यानी इन दोनों नोड्स का वोल्टेज क्या है, ये हमें नोड एनालिसिस का यूज करके सॉल्व करना है। तो इस सर्किट में आपका जो है दो सोर्स हैं। एक सोर्स का जो वोल्टेज है वो 5 एट एंगल 0 डिग्री है और दूसरा जो है वो 5 एट एंगल 90 डिग्री है। दो जंक्शंस हैं 1 और 2। तो हमने मान लिया कि नोड 1 का वोल्टेज है V1 और नोड 2 का जो वोल्टेज है वो है V2, ये हमने मान लिया। उसके बाद जैसा डीसी सर्किट में नोड एनालिसिस यूज करने के लिए करते थे कि प्रत्येक नोड पर हम लोग किरचॉफ्स का करंट लॉ KCL अप्लाई करते थे, तो उसी प्रकार से एसी सर्किट में भी बारी बारी से हम इन दोनों नोड्स पे KCL अप्लाई करेंगे। पहले नोड 1 पे KCL अप्लाई करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। फिर नोड 2 पे हम एक बार KCL अप्लाई करेंगे तो एक और इक्वेशन हमें मिलेगा, उसको इक्वेशन 2 कहेंगे। फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें नोड 1 और नोड 2 का वोल्टेज पता चल जाएगा। जो नॉन क्वांटिटी है उसका वोल्टेज हमें पता चल जाएगा। तो पहले हम नोड 1 पे KCL अप्लाई कर रहे हैं। तो नोड 1 पे KCL अप्लाई करने के लिए किरचॉफ्स का करंट लॉ के अनुसार इस नोड पे जो भी ब्रांच कनेक्टेड है उन ब्रांच का करंट का अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए किरचॉफ्स के करंट लॉ के अनुसार। तो इस नोड से नोड 1 से 3 ब्रांच कनेक्टेड हैं। एक ये ब्रांच कनेक्टेड है, दूसरा ये ब्रांच कनेक्टेड है और तीसरा ये ब्रांच कनेक्टेड है। पहले हम इस ब्रांच का करंट लिखते हैं। तो इस ब्रांच का करंट कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर का वोल्टेज जो है ये हमने मान लिया है कि V1 है और ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज सोर्स है 5 एट एंगल 0 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि इसके दोनों इंड्स का पोटेंशियल का डिफरेंस है ये 5 एट एंगल 0 डिग्री। और जो बॉटम नोड है उसको जनरली हम लोग रेफरेंस नोड मानते हैं, उसका वोल्टेज 0 होता है। तो चूँकि ये दोनों नोड का डिफरेंस है ये और ये नोड 0 है, इसलिए यहाँ पर का वोल्टेज है 5 एट एंगल 0 डिग्री। अब ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके दोनों इंड का वोल्टेज हमको पता है। एक इंड का वोल्टेज V1 है, दूसरे इंड का वोल्टेज 5 एट एंगल 0 डिग्री है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमें इस ब्रांच का करंट पता चल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपको V1 माइनस 5 एट एंगल 0 डिग्री बटा 5। तो ये जो करंट निकला, ये करंट जो है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम इस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिए। और इसका डायरेक्शन क्या होगा इस करंट का, क्योंकि हमने V1 माइनस 5 एट एंगल 0 डिग्री लिखा, इसलिए जो करंट का डायरेक्शन है वो V1 से 5 एट एंगल 0 डिग्री की तरफ होगा। यानी कि जो करंट है वो नोड से दूर जा रहा है। तो नोड से दूर जाने वाले करंट को हम प्लस में लिखते हैं, इसलिए इसको प्लस में लिखा। उसके बाद हम इस ब्रांच का करंट लिखेंगे। तो इस ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसके दोनों इंड पे जो वोल्टेज है, एक इंड का वोल्टेज तो V1 है और दूसरे इंड का वोल्टेज 0 है, डिफरेंस नोड है ये। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया आपको V1 माइनस 0। और जो इम्पीडेंस है, जो भी इम्पीडेंस है, इसी सर्किट में इम्पीडेंस होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों साथ में भी हो सकते हैं। इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस ही था, इसमें सिर्फ रिएक्टेंस है। तो जो भी यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंस है वो सिर्फ रिएक्टेंस से भाग लगाएंगे। तो रिएक्टेंस से भाग लगा दिए, यानी इस रिएक्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम इस रिएक्टेंस से भाग लगा दिए तो हमें इसका करंट पता चल जाएगा। लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चूँकि हमने यहाँ पे V1 माइनस 0 लिखा, इसलिए करंट का डायरेक्शन V1 से 0 की तरफ होगा। यानी कि जो करंट है वो इस नोड से, जिस नोड पे KCL अप्लाई कर रहे हैं उससे दूर जा रहा है। तो दूर जाने वाले करंट को हम प्लस में ही लिखेंगे। उसी प्रकार से अब हम इस ब्रांच का करंट लिखेंगे। तो इस ब्रांच का करंट जब हम लिखेंगे तो आपको
जो 4 ओम रेजिस्टेंस का जो ब्रांच है इसके दोनों एंड का वोल्टेज, एक एंड का वोल्टेज हमें V1 है, दूसरे एंड का वोल्टेज हमने V2 माना था, इस नोड का वोल्टेज V2 माना था। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस है V1 माइनस V2, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को इस रेजिस्टेंस से भाग लगाएंगे। अगर यहाँ पे रिएक्टेंस होता तो रिएक्टेंस से भाग लगाते, या रेजिस्टेंस रिएक्टेंस दोनों कंबाइंड होता तो कंबाइंड से भाग लगाते। तो ये हमें इस ब्रांच का भी करंट पता चल गया। और इस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि हमने V1 माइनस V2 लिखा, इसलिए करंट का जो डायरेक्शन है वो V1 नोड से V2 नोड की तरफ होगा। यानी जिस नोड पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं उस नोड से करंट दूर जा रहा है, तो दूर जाने वाले करंट को हम प्लस में लिखेंगे। तो नोड 1 पे जो भी ब्रांच मिल रहे हैं उन सब का करंट हमने लिख लिया, और उसका अलजेब्रिक सम किरचॉफ्स के करंट लॉ के अनुसार 0 होना चाहिए, तो इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यही इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। V1 माइनस 5 एट एंगल 0 का कोई मतलब नहीं है, सिंपली 5 भी हम इसको लिख सकते हैं बटा 5, और प्लस V1 यहाँ माइनस 0 यहाँ से नहीं लिखा गया है, बटा J इंटू 2 और प्लस V1 माइनस V2 बाई 4 वही लिखा हुआ है। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 हम उसमें से कॉमन ले लेंगे, जहाँ जहाँ V1 है तो आपको बचेगा 1/5 प्लस 1/J इंटू 2 और प्लस 1/4, और V2 वाला टर्म आपको बचेगा माइनस V2/4, और जो कांस्टेंट होगा उसको राइट हैंड साइड में कर दिए, वो 1 आपको राइट हैंड साइड में हो जाएगा। यहाँ से हम इसको अब जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपको हो जाएगा 0.45 माइनस J इंटू 0.5 इंटू V1 और माइनस, और ये 1/4 हो गया आपको 0.25 इंटू V2 इक्वल टू 1। तो इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया। उसी प्रकार से अब हम नोड 2 पे KCL अप्लाई करेंगे, और KCL अप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा। देखते हैं कि कैसे ये रिजल्ट आएगा जो। तो अब हम जो आपका नोड 2 है उस पर हम KCL अप्लाई कर रहे हैं। तो इस नोड 2 से 3 ब्रांच कनेक्टेड हैं, एक ये वाला ब्रांच कनेक्टेड है, दूसरा ये वाला ब्रांच कनेक्टेड है, और तीसरा ये वाला ब्रांच कनेक्टेड है। तो बारी बारी से हम तीनों जो ब्रांचेज हैं उसका करंट हम लिखेंगे, उसका समेशन अलजेब्रिक सम हम 0 करेंगे। तो इस ब्रांच का करंट लिखने के लिए इस ब्रांच के दोनों इंड्स का जो वोल्टेज है, एक V1 है एक V2 है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वो हो गया आपको V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1। नोड 2 पे हम लगा रहे हैं तो हम इसको V2 माइनस V1 लिख रहे हैं, और जो रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें इस ब्रांच का करंट पता चल जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको रेजिस्टेंस से हम डिवाइड करेंगे तो करंट पता चल जाएगा। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो डिपेंड करता है कि हमने V2 माइनस V1 लिखा है या V1 माइनस V2 लिखा है। क्योंकि हमने V2 माइनस V1 लिखा है यानी कि जो करंट का डायरेक्शन है वो V2 से V1 की तरफ होगा, और जिस पॉइंट पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं उस नोड से ये करंट दूर जा रहा है, तो दूर जाने वाले करंट को हम प्लस में लिखते हैं। उसी प्रकार से इस ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा आपको, एक इंड का वोल्टेज तो V2 है, दूसरे इंड का वोल्टेज 0 वोल्ट है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया आपको V2 माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इसके अक्रॉस, और जो रिएक्टेंस है या जो इम्पीडेंस है उससे हम डिवाइड कर देंगे, माइनस J इंटू 2 इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें इस ब्रांच का करंट पता चल जाएगा। और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ V2 माइनस 0 लिखा इसलिए करंट का डायरेक्शन V2 से 0 की तरफ होगा, यानी कि जिस नोड पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं उस नोड से करंट दूर जा रहा है, और दूर जाने वाले करंट को हम प्लस में लिखेंगे। उसी प्रकार से अब ये तीसरा ब्रांच है, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है वो भी हम लिखेंगे। तो यहाँ इसमें एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, इसका मतलब ये है कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये इसके दोनों इंड के जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस है ये, तो ये डिफरेंस नोड है, यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट होता है, तो यानी कि इस नोड का वोल्टेज है 5 एट एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब यही है क्योंकि दोनों का डिफरेंस ये वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है। अब ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके दोनों एंड का वोल्टेज हमें पता है, एक एंड का वोल्टेज V2 है, दूसरे एंड का वोल्टेज 5 एट एंगल 90 डिग्री है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, V2 माइनस 5 एट एंगल 90 डिग्री, और जो रेजिस्टेंस है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें इस ब्रांच का करंट, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें पता चल जाएगा। तो चूँकि हमने यहाँ V2 माइनस
5 एट एंगल 90 डिग्री लिखा है, इसलिए करंट का जो डायरेक्शन है वो V2 से 5 एट एंगल 90 डिग्री की तरफ होगा, यानी कि जिस नोड पे हम KCL अप्लाई कर रहे हैं उससे ये करंट दूर जा रहा है, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे। और नोड 2 पे जो भी ब्रांच कनेक्टेड हैं उन सब में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अलजेब्रिक सम हमने लिख लिया और वो 0 के इक्वल होगा किरचॉफ के करंट लॉ के अनुसार, तो वही हमने यहाँ पे लिखा था। नोड 2 पे KCL अप्लाई करने पे आपको ये वाला इक्वेशन अभी हमने लिखा, वही इक्वेशन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, V1 V2 को सेपरेट करेंगे, तो V1 जो है आपका V1 सिर्फ एक ही जगह पे है, तो ये आपका माइनस V1/4 हो गया। बाकी V2 तीन जगह पे है, तो V2 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर में आपका 1/4 माइनस 1/J2 प्लस 1/2, और ये वाला जो है इसको हम कांस्टेंट है, इसको हम राइट हैंड साइड में कर लिए, और इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा 1/4 जो है 0.25 हो गया V1, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 0.75 प्लस J इंटू 0.5 इंटू V2, और इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5/2 आपका 2.5 हो गया, और 90 डिग्री को हम जब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो J लिख सकते हैं, यानी कि J इंटू 2.5 है, इसको 2.5 एट एंगल 90 डिग्री कहा जा सकता है। यहाँ माइनस J रहेगा तो माइनस 90 इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों नोड पे KCL अप्लाई करके हमें दो इक्वेशंस मिल गए, और इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सोल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट का यूज़ करके सोल्व करेंगे, ये आपके लिए इजी होगा। तो वैसे आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हमें V1 निकालना है तो जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में चाहे V1 निकालिए या V2 निकालिए, ये सेम रहेगा, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा कि V1 V2 का जो कोफिशिएंट है वही आपका डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होगा। जैसे इक्वेशन 1 में आपका V1 का कोफिशिएंट ये वाला है और V2 का ये वाला है, तो वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये V1 का कोफिशिएंट है, ये V2 का कोफिशिएंट है इक्वेशन 1 वाला, और ये V1 का कोफिशिएंट है, ये V2 का कोफिशिएंट है इक्वेशन 2 वाला। लेकिन न्यूमरेटर में क्या लिखाएगा, अगर हम V1 निकाल रहे हैं तो V1 के कोफिशिएंट को हम रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे। V1 का जो कोफिशिएंट है इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, इसके जगह पे हम इस कांस्टेंट से पुट कर देंगे जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, बराबर के दाहिने साइड में जो लिखा हुआ है उससे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। यानी V1 का जो कोफिशिएंट है उसके जगह पे 1 पुट कर दिए, और यहाँ पे जो V1 का कोफिशिएंट है उसके जगह पे J इंटू 2.5 पुट कर दिए, और ये वाला सेम रहेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई डिटर्मिनेंट को हम बताए थे, इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, उसी प्रकार से यहाँ फिर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इसको हम सोल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा, V1 इक्वल टू आपको हो जाएगा, न्यूमरेटर में ये वाला टर्म आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म आ जाएगा। फिर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा, और कैलकुलेटर में अगर आप इसको डायरेक्ट पुट करेंगे तो आपको सिंप्लीफाई होकर के ये वाला 0.7547 प्लस J इंटू 2.3585 आ जाएगा। तो ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, इसको कैलकुलेटर का यूज करके ही आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको हो जाएगा 2.47 एट एंगल 72.25 डिग्री। और अगर जब हम V2 निकालना है तो V2 निकालने के लिए डिनोमिनेटर तो आपका सेम रहेगा, न्यूमरेटर में चेंज होगा। न्यूमरेटर में क्या चेंज होगा कि जो आपका V2 का कोफिशिएंट था दोनों इक्वेशन में, जब V2 का कोफिशिएंट था उसको हम कांस्टेंट टर्म वाले से रिप्लेस कर देंगे, यानी बराबर के दाहिने साइड में जो इक्वेशन में था उससे हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो आपका न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर आपका V1 V2 का कोफिशिएंट ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। फिर इसको आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेंगे तो आपको हो जाएगा ये वाला टर्म मिल जाएगा। कैलकुलेटर में आप इस डायरेक्ट वैल्यू को रखेंगे तो आपको सिंप्लीफाई होकर के एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, और इसको जब आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कैलकुलेटर का यूज करके या मैनुअली भी कर सकते हैं, तो आपको 3.43 एट एंगल 52.82 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से नोड एनालिसिस का यूज करके हमने दोनों नोड का वोल्टेज, जिसको हमने मान लिया था कि V1 और V2 है, इसका वैल्यू हमें निकल गया, और यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना भी था।
अब हम लोग एग्जाम्पल 3 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 3 है डिटरमाइन द वोल्टेज V23 यूजिंग नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस का यूज करके हमें नोड 2 और नोड 3 के बीच का वोल्टेज, यानी कि यहाँ ये वाला नोड आपका 2 है, इसको नोड 2 कहा गया और इसको नोड 3 कहा गया। तो V23 हमें निकालना है, यानी इन दोनों नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, इन दोनों का वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है। तो नोड 2, 3 के बीच का वोल्टेज निकालना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि नोड 2 का वोल्टेज निकाल लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी रेफरेंस नोड के रिस्पेक्ट में नोड 2 का वोल्टेज हम लोग निकाल लेंगे। फिर नोड 3 का वोल्टेज निकाल लेंगे, यानी इस नोड का कितना वोल्टेज है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या रेफरेंस नोड, और इन दोनों वोल्टेज को डिफरेंस करेंगे, V2 माइनस V3 करेंगे, तो वही आपको V23 कहलाएगा, यानी कि इन दोनों नोड का डिफरेंस V23 कहलाएगा, यानी कि V2 माइनस V3 कहलाएगा। अब बात रही कि V2 कैसे निकालेंगे। तो V2 निकालने के लिए इस ब्रांच का करंट अगर हमें पता है, इस ब्रांच का करंट अगर पता है, तो उस करंट को अगर हम इस रिएक्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका वोल्टेज पता चल जाएगा, इस रिएक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाएगा, और वही वोल्टेज आपका इन दोनों नोड्स का डिफरेंस होगा। तो चूँकि ये आपका 0 वोल्ट है, इसलिए वो जो वोल्टेज होगा वो इस नोड का वोल्टेज होगा। उसी प्रकार से अगर हमें इस ब्रांच का करंट पता है, तो उस करंट को हम J/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें J/2 ओम के इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता चलेगा, और वही वोल्टेज जो है वो इस नोड का वोल्टेज होगा, क्योंकि ये वाला वोल्टेज आपका 0 वोल्ट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि लेट द वोल्टेज एट नोड 1 इज V। हमने मान लिया कि नोड 1 का जो वोल्टेज है वो V है। उसके बाद इस नोड 1 पे हमने KCL अप्लाई किया। KCL अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, KCL क्या कहता है कि किसी भी नोड पे जो भी ब्रांच कनेक्टेड है उस नोड से, उसका प्रत्येक ब्रांच का जो अलजेब्रिक सम है, करंट का अलजेब्रिक सम, वो 0 होगा। तो इस नोड से 3 ब्रांच कनेक्टेड हैं, एक ये वाला ब्रांच कनेक्टेड है, दूसरा ये कनेक्टेड है, और तीसरा ये वाला ब्रांच कनेक्टेड है। तो बारी बारी से हम तीनों ब्रांच का करंट लिखेंगे और उसका अलजेब्रिक सम 0 करेंगे। तो पहले हम इस ब्रांच का करंट देखते हैं, इस ब्रांच में कितना करंट है। तो इस ब्रांच में देख रहे हैं हम कि एक करंट सोर्स कनेक्टेड है, यानी कि ये करंट सोर्स जो है 1 एम्पियर का, वही इस ब्रांच का करंट है। ठीक है, इसमें करंट दिया हुआ ही है कि 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, और जो हमारा कन्वेंशन है उसके अनुसार नोड की तरफ आने वाले करंट को हम नेगेटिव में लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे उसको माइनस में लिख लिया। उसी प्रकार से अब हम इस ब्रांच का करंट अगर लिखना चाहें, तो जिस ब्रांच का करंट हमें लिखना है उस ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज हमें पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर का वोल्टेज तो हमने V मान लिया है, और इस इंड का वोल्टेज 0 है। तो यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस का वोल्टेज हमें पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ इस ब्रांच में, तो V माइनस 0 आपका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ यहाँ से यहाँ का, और इस बीच में जितने दूर का हमने वोल्टेज लिया है उस बीच का सारा आपका इम्पीडेंस से डिवाइड करेंगे। तो जो ये वोल्टेज हमने लिखा है डिफरेंस, वो एक यहाँ का है और दूसरा इस पॉइंट का है। तो इस बीच में जो भी रिएक्टेंस है या इम्पीडेंस है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें जो इम्पीडेंस है वो 3 रेजिस्टेंस है और प्लस J/4, यानी कि V माइनस 0 बटा 3 प्लस J/4 करेंगे तो हमें इस ब्रांच का करंट पता चल जाएगा। वही हमने यहाँ पे किया है। उसी प्रकार से ये तीसरा वाला जो ब्रांच है, इसका भी करंट हमें लिखने के लिए इसके क्रॉस का वोल्टेज पता होना चाहिए। तो इसके एक इंड का वोल्टेज तो 0 वोल्ट है, और दूसरा इंड का वोल्टेज V है। जो यहाँ का वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ का होगा, क्योंकि बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, शॉर्ट सर्किट पाथ है, यानी यहाँ पर का भी वोल्टेज V ही है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस हमें वोल्टेज का डिफरेंस पता चल गया। वो वोल्टेज का डिफरेंस है V माइनस 0। एक इंड का वोल्टेज V, दूसरे इंड का वोल्टेज 0, तो डिफरेंस हो गया V माइनस 0। और इन दोनों जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसके बीच का जो इम्पीडेंस है उससे हम डिवाइड करेंगे। 2 प्लस J/2, 2 प्लस J/2 इसे डिवाइड करेंगे तो हमें इस ब्रांच का करंट पता चल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है। अब इस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो चूँकि हमने यहाँ पे V माइनस 0 लिखा है, V माइनस 0 यानी कि जो करंट का डायरेक्शन है वो V से 0 वोल्ट की तरफ है।
यानी कि नोड से करंट दूर जा रहा है, इसलिए इसको प्लस में लिखे हैं। वही बात इसमें भी है, V माइनस 0 है, यानी कि करंट जो है वो V वोल्टेज से 0 वोल्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए नोड से दूर करंट जा रहा है, इसलिए इसको प्लस में लिखे हैं। अब यहाँ से हम V कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से V कॉमन ले लेंगे तो हमें बचेगा 1/3 प्लस J इंटू 4 प्लस 1/2 प्लस J इंटू 2, और इस 1 को हम राइट हैंड साइड में कर देंगे तो आपका ये 1 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा V इंटू एलसीएम वगैरह लेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस J इंटू 6 और बटा हो जाएगा 3 प्लस J इंटू 4 इंटू 2 प्लस J इंटू 2 इजिकल टू 1। यहाँ से अब हम इसको V निकालना चाहें तो उसको राइट हैंड साइड में करेंगे तो आपको ये वाला टर्म आ जाएगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और 5 प्लस J इंटू 6 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसको जब आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 1.213 प्लस J इंटू 1.344। तो V का वैल्यू हमें पता चल गया। कहने का मतलब है कि जो नोड 1 का वोल्टेज जिसको हमने V माना था वो वोल्टेज हमें पता चल गया। और हमें निकालना क्या था, हमें V2 माइनस V3 निकालना है, यानी नोड 2 का वोल्टेज माइनस नोड 3 का वोल्टेज निकालना है। तो पहले हम V2 का वैल्यू निकालते हैं। तो V2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, एक पोटेंशियल डिवाइडर रूल से हम इसको लगाएंगे। यानी पोटेंशियल डिवाइडर रूल क्या कहता है कि अगर दो रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस कुछ भी अगर आपस में कनेक्टेड हैं और इसके अक्रॉस का वोल्टेज अगर V है, पूरा वोल्टेज अगर V है, और हम जानना चाहते हैं कि अगर ये मान लीजिए कि R1 है और ये मान लीजिए कि R2 है, ये अगर R2 है ये R1 है, तो टोटल वोल्टेज इसके अक्रॉस V है अगर, और हम जानना चाहते हैं कि सिर्फ R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है और सिर्फ R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर हम R1 के अक्रॉस निकालना चाहें, यानी कि VR1, अगर R1 के अक्रॉस का वोल्टेज अगर हम निकालना चाहें तो आपको क्या करना होगा, जो टोटल वोल्टेज है इंटू और न्यूमरेटर में R1 बटा दोनों का समेशन, यानी दोनों रेजिस्टेंस का जो समेशन होगा वो डिनोमिनेटर में, और जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है उसको न्यूमरेटर में, और इंटू टोटल वोल्टेज। तो आपको सिर्फ R1 के क्रॉस का वोल्टेज मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमें सिर्फ R2 के क्रॉस का वोल्टेज निकालना है तो जो टोटल वोल्टेज है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमें R2 के क्रॉस का वोल्टेज निकालना है तो ऊपर में R2 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में दोनों का समेशन लिखेंगे, दोनों रेजिस्टेंस का समेशन लिखेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन था उसमें भी अगर आप देखें कि इसी प्रकार का सिचुएशन था। यहाँ का जो नोड का वोल्टेज है V, ये आपको पता चल गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और हमें सिर्फ इसका यहाँ पर का वोल्टेज निकालना है, यानी कि सिर्फ इसके क्रॉस का वोल्टेज हमें निकालना है। जो भी यहाँ का रिएक्टेंस था J इंटू 4 यहाँ का रिएक्टेंस था, तो उसका हमें सिर्फ निकालना है। तो क्या करना होगा कि इस V2 यानी कि यहाँ का जो वोल्टेज है उसको निकालने के लिए, यानी V2 इक्वल टू हो जाएगा आपको जो टोटल वोल्टेज है, ये V कहने का मतलब है कि आपका टोटल वोल्टेज है यहाँ से यहाँ दोनों एंड का वोल्टेज है ये V। तो उससे हम V2 इक्वल टू होगा V इंटू जिसके अक्रॉस का वोल्टेज हमें निकालना है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और बटा दोनों का समेशन, ये वाला जो रेजिस्टेंस है 3 ओम और ये J इंटू 4। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि V2 इक्वल टू V आपका टोटल वोल्टेज है, दोनों एंड का वोल्टेज है, और जिसके क्रॉस का वोल्टेज हमें निकालना है उसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों का समेशन। तो इस V के जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे और इंटू J4 बटा 3 प्लस J इंटू 4, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैलकुलेटर का यूज करके आप डायरेक्टली आप ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमें V2 का वोल्टेज पता चल गया, यानी नोड 2 का वोल्टेज हमें पता चल गया। उसी प्रकार से हमें चूँकि V23 निकालना है जो कि V2 माइनस V3 के बराबर होगा, तो V2 हमें पता चल गया तो हमें V3 निकालना होगा। तो V3 निकालने के लिए वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे V3 लिखाएगा ये V3। तो V3 निकालने के लिए भी जो टोटल वोल्टेज है और जो रिएक्टेंस है, जो आपका इधर जो आपका ब्रांच था
तो इसमें आपका J/2 ये वाला था, तो जिसके क्रॉस का वोल्टेज हमें निकालना है उसको ऊपर में लिखेंगे, और दोनों का जो समेशन है यहाँ भी 2 ओम था, तो 2 + J/2, तो वही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको हो जाएगा, ये आपका V का वैल्यू है जो कि हमने निकाला था नोड वोल्टेज, और इंटू J2/2 + J/2, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर का यूज करके, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हमें नोड 2 का वोल्टेज पता चल गया, नोड 3 का वोल्टेज पता चल गया, तो हमें V23 निकालना था, यानी कि दोनों वोल्टेज का डिफरेंस निकालना था। दोनों को घटा देंगे, तो वोल्टेज V23 = V2 - V3। V2 का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, V3 का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, दोनों को सिंप्लीफाई कर दिए, तो आपको हो गया 0.1967 + J × 0.1639, और ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गया। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपका हो गया। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर का यूज करके भी आप इसको लिख सकते हैं, 0.256 एट एंगल 39.8 डिग्री आपको आएगा। यानी कहने का मतलब है कि उन दोनों नोड्स के क्रॉस का जो वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड है 0.256 वोल्ट, और उसका जो फेज एंगल है वो है आपका 39.8 डिग्री। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी मैंने बताया था वोल्टेज डिवाइडर रूल, उसी प्रकार से करंट डिवाइडर रूल भी एक होता है कि अगर आपको 2 पैरेलल ब्रांच हैं, एक ब्रांच में रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे ब्रांच में रेजिस्टेंस R2 है, और जो आपका कॉमन करंट है I, ये आपको दिया हुआ है। आपको ये पता करना है कि इस रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा और इस रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा, अगर ये पता करना है। यानी अगर हम मान लें इसमें जो करंट है वो I1 है और इसमें करंट है वो I2 है, और ये हमें पता करना है कि I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, तो आप I1 इस प्रकार से निकालेंगे, I1 = अगर इस ब्रांच का करंट निकालना है तो जो टोटल करंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें R1 के थ्रू करंट निकालना है तो उसको न्यूमरेटर में हम R2 लिखेंगे, जिसके थ्रू का करंट निकालना है उसके अपोजिट वाला लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में दोनों रेजिस्टेंस का समेशन करेंगे, चाहे रेजिस्टेंस हो या इम्पीडेंस हो, जो भी हो। उसी प्रकार से अगर I2 निकालना है तो आपको टोटल करंट इंटू जिस ब्रांच के थ्रू करंट निकालना है उसका अपोजिट वाला ब्रांच लिखेंगे। यानी R2 के थ्रू निकालना है तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में R1 लिखेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में उन दोनों का समेशन ही रहेगा। ये रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इम्पीडेंस भी हो सकता है। तो ये आपका करंट डिवाइडर रूल था। तो इस प्रकार से एसी सर्किट में मेश और नोडल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन है वो लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक कपलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।